देखो बेटा, जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको आप कई बुक्स में एनसीईआरटी में ये लिखा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, ठीक, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसको फाइंड करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर के थ्रू लूप लेंगे, वायर लेंगे, ठीक है, और उसके बेस पर हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे जब उससे करंट फ्लो कर रही हो तब, ठीक। और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में कोई एक पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, 10th में पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मैं किसी चार्ज को मूव कराएं या किसी चार्ज को प्लेस करें या एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन पर कितना मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, ठीक। तो ये पॉइंट्स हमको पढ़ने होंगे। पहला जो पोर्शन इसमें स्टार्ट करेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 1, जिसके अंदर बेटा हमें ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और स्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है। फिर एम्पियर स्विमिंग रूल, मतलब किन किन मेथड से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हो, ठीक। फिर अगला आएगा मैक्सवेल कॉर्क रूल, जिसे हम राइट हैंड थंब रूल भी बोलेंगे। फिर अगला राइट हैंड थंब रूल, फिर इसके बाद बायो सेवर्ट लॉ पढ़ना है। फिर बायो सेवर्ट लॉ के बेस पर कुछ हमारे क्या होंगे, एप्लीकेशन होंगे, जैसे इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होगी। फिर हमारे पास सर्कुलर लूप होगा, सर्कुलर लूप में हम दो कंडीशन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, एक उसके सेंटर पे और एक सेंटर से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ठीक। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसका नाम क्या होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक, एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल। कोई डाउट तो नहीं, ये पॉइंट्स हमको इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक। देखते हैं पहला टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है बेटा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, तो ये 10th में भी पढ़ा है, ठीक। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, एक वायर है, क्या लिया, एक वायर जिससे करंट फ्लो कर रही है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। करंट को फ्लो कराया। अब इसके चारों तरफ छोटे छोटे मैग्नेटिक कंपास रख दिए, क्या रख दिए, छोटे छोटे मैग्नेटिक कंपास। तो देखा ये मैग्नेटिक कंपास एक स्पेशल पैटर्न के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अरेंज। तो बोला कि जब हम इस वायर से करंट फ्लो करा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, जिसको हम मैग्नेटिक कंपास के बेस में क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। कैसे सर्किट लगाया तो उसको समझते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी, ठीक, ये बैटरी है, यहाँ पर एक की लगा दी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। फिर यहाँ पर एक वायर है, वायर मान लो ये जो वायर दिखाया है ना, ये वायर मान लो, ये वायर है अपना, ठीक, ये वायर ए बी, ठीक, और ये क्या है, की। अब क्या किया, की को जैसे ही क्लोज करेंगे सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी वायर में, फ्रॉम बी टू ए, सर्किट में फ्लो करेगी तो वायर में भी फ्लो करेगी, ठीक। अब अगर इसके जस्ट पैरेलल एक मैग्नेटिक कंपास रख दें तो उन्होंने क्या देखा, ये मैग्नेटिक कंपास क्या हो रहा था बेटा, डिफ्लेक्ट हो रहा था, क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट, ठीक। कुछ इस तरह से, कैसे, नाउ मान लो ये क्या आपका नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल, ठीक। तो क्या हो रहा था, नॉर्थ अंदर, साउथ कहाँ जा रहा था, बाहर की ओर। कोई डाउट तो नहीं, ठीक।
इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके, ठीक। फिर मैग्नेटिक कंपास रखे तो देखा मैग्नेटिक कंपास में जो डायरेक्शन है, मतलब पहले मान लो नॉर्थ 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 ऐसे कंबाइन हो रहे थे, अब नॉर्थ की डायरेक्शन क्या हो गई, पलट गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, पलट गई। पलट गई मतलब उल्टी हो गई, ठीक। तो डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। बोला करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिवर्स। कंपास की डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स। इसी एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए इन्होंने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के बिल्कुल मिड से एक वायर को निकाला और उसमें चारों तरफ क्या कर दिया, आयरन फिलिंग डाल दी, ठीक। जैसे ही करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया वायर में, तो ये जो आयरन फिलिंग थी वो एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज होना स्टार्ट हो गई, ठीक। किस पैटर्न में, देखो ये सर्कुलर पैटर्न बनते दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, ये सर्कुलर पैटर्न बनना है, ठीक है। तो ये सर्कुलर पैटर्न में बनते दिखाई दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ऑस्टेड ने प्रूफ करके दिखाया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन को हम बता सकते हैं। बट ये एक्सपेरिमेंटली बताया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी है नहीं बताया, ठीक। डायरेक्शन निकालने के लिए मेथड पता है, वो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे बेटा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखो पहला रूल राइट हैंड थंब रूल, ठीक। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हम राइट हैंड में कुछ इस तरह से होल्ड करें, ये राइट हैंड है, कुछ इस तरह से होल्ड करें कि जो वायर में या कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन बताए, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें। मान लो ये वायर है, ठीक है, ये क्या अपना वायर है, इसमें करंट मान लो कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ये करंट जा रही है। तो इस करंट कैरिंग वायर को अगर हम अपने हाथ में होल्ड करें तो थंब की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, सेम। ये देखो, अब जिस डायरेक्शन में आप फिंगर को रोटेट करोगे वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब डायरेक्शन और क्या ध्यान ध्यान देना है बेटा, कि जैसे टिप मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको वैसे ही बनानी है। जिसको देखो ऐसे टर्निंग हुई तो टिप अंदर जा रही है, फिर यहां से देखो टिप बाहर आ रही है, आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अराउंड जो होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होंगी। क्या एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, नहीं, कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। कैसे देखा, देखो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या एक लाइन दिख रही है, कई सारी लाइंस दिख रही हैं। किस फॉर्म में दिख रही हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। हाँ, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कैसी है, कॉन्सेंट्रिक है। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, रिप्रेजेंट होगी किससे, राइट हैंड, मतलब थंब की डायरेक्शन करंट बता रहा है तो फिंगर की जो टर्निंग होगी क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक नहीं होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी। अब यहां पर अगर देखें तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी घूम रही है, कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी, ठीक। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाए तो भाई, अगर वायर में करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाए, डाउनवर्ड, तो अब क्या होगा, करंट नीचे की ओर है तो हम क्या करेंगे, वायर को ऐसे पकड़ेंगे, थंब की डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड, फिंगर जो टर्न करेगी वो कैसी होगी बेटा, क्लॉकवाइज। कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, इसी से हम कुछ पॉइंट्स और निकालेंगे बेटा। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अगर इस वाले केस में तो मैग्नेटिक फील्ड एरो अंदर जा रहे हैं और यहाँ से देखें तो एरो बाहर आ रहा है, ठीक। ये जो एरो अंदर जा रहे हैं इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस, किससे, क्रॉस से।
ये जो क्रॉस होगा इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, या प्लेन लिख सकते हो केवल। क्रॉस का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, अंदर की ओर। कहाँ है, अंदर की ओर, ठीक। और अगर हम डॉट बनाएंगे तो इस डॉट का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ, ठीक। अब ये इनवर्ड आउटवर्ड का कंडीशन कैसे समझ लो, जरा समझाते हैं। क्रॉस और डॉट, तुमने एरो देखा है बेटा, है ना, जो वही धनुष बाण वाला बाण जो होता है उसको अगर लो, ठीक है, और उसके अगर हम फ्रंट पेज को देखें, फ्रंट वाला बिल्कुल फेस देखें, तो उसको क्या दिखाई देगा, उसमें आपको टिप दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, टिप। अब ये एरो मान लो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुमको क्या दिखाई देगा, टिप। अब मान लो ये एरो अगर ऐसे आ रहा है तो क्या दिखाई देगी, टिप। मतलब क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और अगर इसको पलट दें हम तो तुमको क्रॉस दिखाई देता है, जिसको हम फंसाते हैं धनुष में, है ना। तो क्रॉस दिखाई देगा, क्रॉस दिखाई दे मतलब तीर कहाँ जा रहा है, अंदर। कहाँ दिखाई जा रहा है, अंदर, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड की कंडीशन समझ में आ गई। हम इस पूरे चैप्टर में लगभग इसी चीज की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक। एक रूल और इस्तेमाल करेंगे बेटा, उसको भी समझ लो। रूल क्या होगा, हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते वक्त निकालते थे। मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन पर दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। क्यों इस्तेमाल करेंगे, इसका रीजन ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन दिख रही है, परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अगर स्केलर होते तो डायरेक्शन क्यों निकाल लेते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। अच्छा, ये दो वेक्टर्स हैं, हम ए से बी का क्रॉस देख रहे हैं, ए से बी का क्रॉस। तो हमें पता है कोई दो वेक्टर अगर प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमेशा इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये कैसे निकालोगे, तो देखो हमें ए से बी का क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी। तो हमें पता ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या होता है बेटा, साइन थीटा। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन के लिए हम एन कैप लगाते थे, यहाँ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कैसे, रूल है, देखो कैसे। हमें ए से बी का क्रॉस निकालना है, तो ए की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, ठीक है, और किससे क्रॉस करना है, ए का बी से, बी की तरफ आपको फिंगर को टर्न करना है, टर्न करते जाओ, थंब को ओपन करते जाओ, तो देखो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड, किधर होगा, आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड को ऊपर दिखा रहे हैं, ये आ गया एनकैप, ठीक। अगर मान लो हमें बी से ए का क्रॉस करना है, बी से ए का क्रॉस, तो आप फिंगर को इस डायरेक्शन में रखो, ऐसे रखे तो टर्न करा पाएंगे क्या भाई, नहीं, कैसे रखना है, ऐसे। और किससे, बी से ए का क्रॉस करना है, देखो कहाँ गया फोर्स, कहाँ गया, अंदर की ओर, कहाँ गया, अंदर की ओर। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। यानी रिजल्टेंट वेक्टर अगर बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी बेटा, डाउनवर्ड, ठीक, यानी माइनस में आएगी, नेगेटिव। कोई बात डाउट तो नहीं, ऐसे इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक। तो एक तो ये है रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक, और एक रूल ये वाला समझाया। इन दो रूल से ही हम डायरेक्शन निकालेंगे, बाकी सारे रूल को किनारे कर दो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलो फटाक से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से, ये याद रहेगा ना, ये तो हम लोगों ने पीछे से देखा था। अच्छा, ये एंटी कॉम्पिटिटिव था, हमने बताया था, एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लॉ, उसका एंटी मतलब माइनस,
ए क्रॉस बी पॉजिटिव होगा तो बी क्रॉस ए क्या होगा, नेगेटिव, और डायरेक्शन की वजह से दिख भी रहा है कि हाँ भैया नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। कोई डाउट तो नहीं? पढ़े? देखो बेटा, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी काम कर रही है उसे कैलकुलेट करके दिया। साइंटिस्ट का नाम क्या था? बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक, साइंटिस्ट का नाम है बायोट सेवर्ट, और उन्हीं का लॉ है तो उन्हीं के नाम पर दे दिएगा क्या, बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक, अब ये लॉ क्या है उसको समझते हैं और क्या फॉर्मूला निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड का उसको देखते हैं। देख लो बेटा, ये अपने पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, इन्होंने कहा एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो, इसमें करंट फ्लो कर रही है कितनी, आई। ठीक, अब क्योंकि वायर की लेंथ पता है क्या, नहीं, तो उन्होंने कहा इस वायर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट की जो लेंथ है वो डीएल है। क्या है? डीएल। इसको इन्होंने नाम दिया, डीएल नाम दिया, दैट इज करंट एलिमेंट। क्या नाम दिया? करंट एलिमेंट। और ये एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसको एक्चुअल में लिखेंगे बेटा आईडीएल वेक्टर, दिस इज करंट एलिमेंट, आईडीएल। इसका मतलब डीएल वेक्टर जो हमने माना है या जो उन्होंने बोला है, इसे बोले करंट एलिमेंट, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर इस वायर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे, हर एक पार्ट की लेंथ डीएल है, इसको हम करंट एलिमेंट बोलेंगे। ठीक, और इन्होंने कहा इस वायर से किसी पोजीशन आर वेक्टर पर एक पॉइंट माना क्या, पी, आर पोजीशन वेक्टर पर एक पॉइंट माना पी। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। ठीक, इसके लिए क्या किया ना, एक रूल दिया। क्या दिया? रूल दिया। क्या रूल था उसको समझते हो, क्या फॉर्मूला था उसको, उसकी बात करेंगे। तो ये जो बेटा है वो क्या कर रहा है, देखो वायर से या इस एलिमेंट से एक एंगल बना रहा है, इस एंगल को क्या नाम देंगे बेटा, थीटा। क्या नाम देंगे? थीटा। ठीक, अब हमने रूल पढ़ा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। देखो वायर ऐसे छोटा सा पोर्शन है ना, तो वायर सीधा मानेंगे। ठीक, करंट किधर है? ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इधर से देखेंगे तो इनवर्ड और इधर देखेंगे तो आउटवर्ड। ठीक, और डायरेक्शन देखना चाहो तो और देख सकते हो, देखो कैसे डीएल से आर का क्रॉस होगा, कैसे होगा भी समझेंगे। ठीक, फिलहाल देखो बेटा, डायरेक्शन तो को समझ आया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। अगर मान लो पॉइंट इधर ले लेते पी डैश, तो डायरेक्शन कैसी होती है बेटा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये बताया था किसने, बायोट सेवर्ट ने। ठीक, अब इस वायर से आर पोजीशन वेक्टर पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसके लिए बताया, क्योंकि जो एलिमेंट लिया है वो स्मॉल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो काम करेगी वो कैसी होगी बेटा, स्मॉल। कैसी होगी? स्मॉल। ठीक, समझना, पॉइंट वाइज पॉइंट समझते चलना, क्या क्या पॉइंट थे। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी पे काम कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के। वायर में करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पी और पी डैश पर करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, सेकेंड पॉइंट। ठीक, अब छोटा सा एलिमेंट लिया तुमने, बहुत छोटा सा, इस वायर को इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक किया है, उसमें से एक छोटा पार्ट लिया है। ठीक, बोला कि अगर इस पार्ट की लेंथ को बढ़ा दें, क्या ले लें, लेंथ को बढ़ा दें, तो करंट एलिमेंट मतलब आईडीएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ते ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब डीएल लेंथ बढ़ते ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, यानी डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। ठीक, आगे समझना बेटा, देखो अगर हम इस वायर को यहां ले लें, इस पॉइंट को यहां ले लें, ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, किसी भी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है। यहाँ पे लोगों तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वायर से परपेंडिकुलर, वायर से, तो वायर से कैसा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर, ये वायर है तो परपेंडिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड है।
हाँ है। इस पॉइंट को देखिए, अगर कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट देख लें तो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है, ठीक, काम कर रही है। लेकिन अगर हम ये वाला पॉइंट उठाकर यहां ले आए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वायर को छोड़ करके इसके चारों तरफ है। क्या करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी? नहीं होगी। ठीक, इसका मतलब मान लो ये डीएल है, तो डीएल करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो डीएल की डायरेक्शन ये, पॉइंट पी कहाँ गया, यहाँ पर, तो आर और डीएल की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। आर और डीएल की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। सेम डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? थीटा इक्वल टू जीरो। जब थीटा इक्वल टू जीरो है, आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है? जीरो। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है? नहीं काम कर रही है। क्योंकि कोई पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ वायर पर आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वायर को छोड़ के उसके अराउंड होती है, मैग्नेटिक फील्ड वायर पर नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। क्या हो गई? जीरो। बेटा अगर पॉइंट पी को हम नीचे ले आए, यहाँ पे, यहाँ ले आते हैं, कहाँ ले आ रहे हैं? इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट पी है यहाँ मान लिया, देखो डीएल की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। और आर कहाँ आ गया? नीचे। अब एंगल कितना हो गया? 180। क्या हो गया? 180। अगर 180 ले लें, ठीक, तो देखो अभी भी पॉइंट कहाँ आ गया? वायर पर। मैग्नेटिक फील्ड तो वायर के अराउंड है ना, वायर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या? आंसर है नहीं। तो आंसर मैग्नेटिक फील्ड का क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। लेकिन जब वायर के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट मार्क कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, कर रही है ना। तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है क्या जिसमें थीटा की वैल्यू जीरो हो, कॉस थीटा 180 की वैल्यू जीरो हो, 180 की वैल्यू जीरो हो, लेकिन 90 लेते ही मैग्नेटिक फील्ड काम करे? है कोई? फिर समझो क्या बोला। वायर को यहां लिया तो जब जीरो एंगल है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। जब पॉइंट को यहां ले लिया, जब पॉइंट यहां आ गया, जब एंगल 180 है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जीरो। लेकिन वायर के परपेंडिकुलर पॉइंट ले रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है क्या जिसकी जीरो पर, थीटा इक्वल टू जीरो पर वैल्यू क्या हो? जीरो हो। थीटा इक्वल टू 180 पर वैल्यू क्या हो? जीरो हो। बट 90 पर वैल्यू निकल के आए? साइन। कौन सा है? साइन। ठीक, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा, मतलब द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसके साइन कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? उसके साइन फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक, अच्छा, फोर्थ पॉइंट। देखो जब इसका पैटर्न बनाते हैं ना, देखो पीछे दिखाया था, फिर से एक बार देख लो। ये पैटर्न देखो, जब वायर के पास चले तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, देखो बहुत पास पास है। लेकिन जब वायर से दूर जा रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जा रही है? दूर दूर हो जा रही है, हो रही ना। तो एक चीज क्लियर हो रही है कि वायर के जितना ज्यादा पास जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी क्या होगी? कम होगी, है ना। तो ये फॉलो करेगा कि जितना दूर जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम है, जितना पास आ रहे हो उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ठीक, तो ये जस्ट इक्वल होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के अंदर, ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा? इनवर्स स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 1/r², 1/r²। ठीक, इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलेंगे? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इससे क्या पता लग रहा है कि वायर से डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? कम। वायर से डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ज्यादा। ठीक, अब इन सारे पॉइंट को कंबाइन कर दो तो क्या आ जाएगा? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा अपॉन r²। जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हट रहा था तो क्या आ रहा था? एक कांस्टेंट। यहां भी कांस्टेंट आएगा, तो dB इक्वल टू k आई dl sin थीटा अपॉन r²। ये जो k है वहां पर बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यहां पर होता है ये मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, इसकी वैल्यू जो यहां पर होगी होगी बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इस पूरे की वैल्यू होती है 10⁻⁷ 10⁻⁷। ये जो म्यू नॉट है ना, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक परमेएबिलिटी। परमेएबिलिटी और साथ में मैग्नेटिक लगा लेना, मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी आएगा। ऊपर लिख दे रहे मैग्नेटिक परमेएबिलिटी।
एबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट याद है क्या? परमिटिविटी, मीडियम की प्रॉपर्टी कि कितना अलाउ कर रहा है, कि कितना फोर्स चार्ज एक दूसरे पर लगा सकते हैं। वैसे ही क्या ये मीडियम की प्रॉपर्टी, तो बता रहा है कि जो मीडियम है वो कितना अलाउ करेगा कि वायर की मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना काम करेगी। मीडियम चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक, अच्छा, तो अगर हम फाइनल फॉर्मूला बनाए अब इसको के को रख के, तो क्या बनेगा अपना फाइनल फॉर्मूला बेटा? आगे करते हैं इसको। क्या आ जाएगा? डी बी, के की जगह पर लिखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड, सॉरी, मैग्नीट्यूड of magnetic field due to wire, current carrying wire at point P। ये जो P पॉइंट लिया है ना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का केवल मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन तुमको पता ही है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना है, जो वायर लिया है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, ये एक छोटे पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होकर के आ रही है। कौन सा छोटा पार्ट? ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं करंट एलिमेंट। क्या बोल रहे हैं? करंट एलिमेंट। कोई डाउट? ठीक है, समझो बेटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। कैसे करेंगे? तो डीबी वेक्टर, ये तो पता है कि डायरेक्शन है, तो डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट है। करंट स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर। कैसी है? स्केलर, तो उसको ऐसे लिख दो। डीएल, ये करंट एलिमेंट माना है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, साइन आ रहा है। अब इसकी बात करते हैं, अब इंटू आर स्क्वायर। अब देखो ये किसके साथ क्रॉस होगा? तो डीएल का जो हम क्रॉस करेंगे वो किसके साथ होगा? देखो आर वेक्टर के साथ में। किसके साथ में? आर के। अब इसका पोजीशन निकालें, तो पोजीशन किधर है? फ्रॉम करंट एलिमेंट टू पॉइंट पी। करंट एलिमेंट टू पॉइंट पी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो हमें डायरेक्शन दिखानी होगी, तो क्या बोलेंगे? आर कैप। आर कैप क्या था? पोजीशन वेक्टर। क्या था? पोजीशन वेक्टर, जो डायरेक्शन बताता था। क्या बताता था? डायरेक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्रॉस आर कैप। क्या लिखेंगे? क्रॉस आर कैप। अब ये आर कैप क्या लिख सकते हैं? कंफ्यूज मत हो, आराम से। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, है ना? तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर अपॉन, याद दिलाते हैं, 11th में हमने इसको ये पढ़ा था, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये तो पढ़ा था, है ना? मॉड का मतलब क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा? वेक्टर साइन हट जाएगा। तो जहां आर कैप लिया है उसकी जगह क्या इस्तेमाल करना है तुमको? आर वेक्टर अपॉन आर। आर वेक्टर अपॉन आर कहां रखो? यहां पर रखो। जरा क्या बनता है देखो फॉर्मूला, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस। इसकी जगह क्या रखोगे बेटा? ये वैल्यू रखो। तो क्या हो गया? आर वेक्टर अपॉन आर, और डिवाइड में क्या चल रहा है? आर स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर। ये जो आएगा ना बेटा, ये वेक्टर फॉर्म है। क्या है? वेक्टर फॉर्म। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। अब इसके बेस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले। चलो डायग्राम में आओ। डीएल से क्रॉस करना है किसका? आर का। देखो डीएल की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऊपर हो गया। फिर आर पॉइंट इधर है, तो आर ये है एंगल थीटा पे। क्या करना है तुम्हें? डीएल से क्रॉस करना है आर का। डीएल से क्रॉस करना है किसका? आर का। देखो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी? तो डीएल की डायरेक्शन में फिंगर को रखा और टर्न कराएंगे किधर? आर की तरफ, थंब को ओपन करते हुए।
तो थंब कहाँ गया, अंदर, अंदर मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्रॉस, इनवर्ड मतलब क्रॉस। क्लियर हुआ, कोई डाउट? अच्छा अगर ये वाला पॉइंट इधर मान ले, इस इधर को डायरेक्शन पलट गई है, कैसे, इधर मान लिया, तो डीएल की डायरेक्शन, डीएल से आर का क्रॉस करना है, तो डीएल की डायरेक्शन में क्या किया, फिंगर को रखा, अब किधर मूव कराना है तुम्हें, आर की तरफ, तो मूव कराओ, देखो थंब कहाँ गया, बाहर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड, दिख रही है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक, तो ये है बेटा वेक्टर, सॉरी बायोट-सैवर्ट लॉ, जिसको हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिखा और इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखा, और क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे ये भी सीखा। कोई डाउट तो नहीं? चलो अब नोट कर लो उसको जरा फटाक से। सारे पॉइंट क्लियर है ना, कैसे कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, ऐसे ही सेम था, कौन सा था, अभी कंपेयर करते हैं तब देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे अभी इसको कूलाम्स लॉ से। अच्छा देखो, ये तो छोटे पोर्शन की वजह से, अगर तुम्हें इस वायर की टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, हर एक पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, ये डीबी आएगी, फिर उसके बाद टोटल के लिए क्या कर दोगे, उसको ऐड, और ऐड को ही क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसका अगर इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी ड्यू टू वायर एट पॉइंट बी, ड्यू टू वायर एट पॉइंट बी, सॉरी पी, तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। तो देखो जब भी इसके डेरिवेशन को फॉल्व, मतलब इस बायोट-सैवर्ट के बेस पर हम डेरिवेशन करेंगे तो क्या करेंगे, पूरे कंडक्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसी एक पार्ट के लेंथ की वजह से तो करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है उसे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर टोटल निकालने के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी काम कर रही है उसके लिए क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी ड्यू टू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात, अच्छा चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है नहीं, जैसे मान लो ये जो डीएल है और आर वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है कि जो एलिमेंट, करंट एलिमेंट है वो, और जो आर वेक्टर है वो एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, थीटा कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक, डायरेक्शन हम निकाल पाएंगे राइट हैंड थंब रूल या क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से। ठीक, अच्छा अब साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 1, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू हो गई कितनी बेटा, 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू 90 पर मैक्सिमम होती है और कॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू साइन पर डिपेंड कर रही है, अगर ये मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अच्छा अगर मान लो कि जो डीएल है यानी करंट एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन मैग्नेट जो आर वेक्टर है यानी पोजीशन वेक्टर उसी की डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, कितना हो गया, 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बताना जरा बेटा, होती है 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जब वैल्यू यहाँ रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, अब क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 और ये सब मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इससे ये क्लियर हुआ कि वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो ये वायर मानोगे, ठीक, करंट एलिमेंट तुमने लिया इसमें, ये करंट एलिमेंट है, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डीएल वेक्टर, पॉइंट हम यहाँ भी मान रहे थे वो यहाँ नहीं होगा, कहाँ हो गया यहाँ,
तो जो आर वेक्टर होगा वो तो ये हो गया, दोनों डायरेक्शन देखो सेम हो गई, दोनों डायरेक्शन क्या हो गए सेम, सेम मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब जीरो एंगल, एंगल जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो। ठीक, अच्छा अगर थर्ड पॉइंट की तरफ चले, मान लो कि जो डीएल वेक्टर है वो एंटी पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी पोजीशन वेक्टर आर, मतलब ये अपना वायर है, ठीक, इसमें हमने एक करंट एलिमेंट मान लिया, ये रहा डीएल, और करंट की डायरेक्शन कैसी है ऐसे है, ठीक, जो आर पॉइंट है ना वो तुमने कहा मान लिया बेटा, यहां मान लिया, यहाँ यहाँ, तो देखो आर वेक्टर इधर हो जाएगा और डीएल किधर है ऊपर, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे क्या हो गई अपोजिट, अपोजिट मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब एंगल 180, और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है जीरो। अब साइन 180 की वैल्यू जीरो तो साइन थीटा क्या हो गया जीरो, यहाँ रखो तो पूरी वैल्यू क्या कर देगा जीरो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो वायर पर चाहे आप अपवर्ड रखो या डाउनवर्ड रखो, वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जीरो, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वायर के अराउंड होगी, वायर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक, नोट कर लो उसको भी। देखो बेटा अब कंपेयर करेंगे हम लोग बेटा, कंपैरिजन करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ और कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो पहले दोनों को जरा लिख लेते हैं अच्छे से, पहले फॉर्मूला है ना समझ लेते हैं। ये इन्होंने क्या बताया, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, सारे पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं डायग्राम, ये करंट फ्लो कर रही है और ये छोटा सा एलिमेंट है डीएल, ठीक, और इससे एंगल थीटा पर एक पॉइंट है एट पोजीशन आर वेक्टर, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी उसकी वैल्यू अभी पढ़ी हम लोगों ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, दोनों क्या करना है कंपेयर। अब इनके अकॉर्डिंग चले तो भैया फोर्स का फॉर्मूला तो पढ़ा था हम लोगों ने, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन एक सिंगल चार्ज है, ठीक, इस चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या पढ़ा था उस पॉइंट पर अगर आप यूनिट चार्ज रख ले, यूनिट पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक इस वाले चार्ज पे से कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, वही क्या होगा, ठीक, क्या पढ़ा था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो अगर ये वाला चार्ज क्यू है और ये वाला चार्ज क्यू नॉट है तो फोर्स कितना लगेगा, ये कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था और ये वाला फॉर्मूला अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, तो पहले सिमिलरिटी पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या पढ़ा था कि अगर मान लो कोई एक पॉइंट है, कई सारे चार्जेस है, तो उन सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उन सबका क्या हो जाएगा वेक्टर सम, क्या हो जाएगा वेक्टर सम, उसको क्या बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा है वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका क्या होगा सुपरपोजिशन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी क्या होगा एक सुपरपोजिशन होगा, मतलब ये दोनों ही लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है क्या, किसी एक पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या कर दे सम कर दे द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय, वेक्टर सम करना होगा, क्या करना होगा वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। वैसे ही अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कई सारे वायर्स हैं, कई सारे कंडक्टर्स हैं, तो उनकी वजह से इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा वेक्टर सम, क्या करना पड़ेगा वेक्टर सम। अब दोनों फॉर्मूले में ध्यान से देखो तो क्या है, डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट सिमिलर क्या है, दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। दूसरा सिमिलर पॉइंट क्या है, दोनों क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक। अब इनमें जो डिफरेंस पॉइंट है वो क्या है समझना बेटा, डिफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो डिफरेंस पॉइंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन दिख रही है
वो हमें कैसे दिख रही है, हमने निकाली राइट हैंड थंब रूल से। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखेंगे तो प्लेन के अंदर और इधर देखेंगे तो प्लेन के बाहर, परपेंडिकुलर इनवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के इनवर्ड एंड आउटवर्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो ये वाला जो चार्ज है ना इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो लगाएगा तो ये, और डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से इंफिनिटी, चार्ज से इंफिनिटी, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, प्लेन के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। क्लियर हो गया। अच्छा अगला समझो बेटा, इस वाले फॉर्मूले देखो तो साइन थीटा दिख रहा है, इस वाले फॉर्मूले देखो तो कोई साइन थीटा दिख रहा है क्या, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल पे डिपेंडेबल है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अगर यहाँ पर रख दोगे जस्ट परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, अगर वायर पे लिया हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कुछ और होगी। ठीक, लेकिन मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंगल के साथ चेंज होगी। लेकिन अगर हम ये वाला जो चार्ज है यानी जो पॉइंट है वो यहाँ मान ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो गई, है ना। एंगल पे डिपेंडेबल है क्या, नहीं, क्योंकि एंगल आ ही नहीं रहा है तो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, क्योंकि ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है तो दोनों ही जो फील्ड है वो एक लॉन्ग रेंज फील्ड है। कैसे, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगी, जब हम आर की वैल्यू क्या रख दे बेटा, इंफिनिटी, आर की वैल्यू क्या रख दे, इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो इंफिनिटी कहीं इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। उससे पहले वैल्यू होगी ना, इंफिनिटी कहां होगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, तो लॉन्ग रेंज क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज। अब यहां भी आ जाओ, अगर हम आर की वैल्यू को इंफिनिटी रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाकी सब वैल्यू तो है, तो बोलेंगे समथिंग अपॉन इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है बेटा, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो क्या हो गई, जीरो। मतलब जब हम आर की वैल्यू क्या ले, इंफिनिटी, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। वायर से इंफिनिटी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मानो, इंफिनिटी क्या होगा, जब बहुत दूर हमसे होता तो क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मान लो हम चिल्ला के दौड़ रहे हैं, यहाँ पर चिल्ला के बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा 100 मीटर तक मेरी आवाज सुनाई देगी, है ना। 100 मीटर के बाद सुनाई देगी क्या, नहीं, तो 100 मीटर के बाद का जो डिस्टेंस है वो मेरे लिए क्या है, इंफिनिटी, मेरे लिए क्या है, इंफिनिटी। 100 मीटर तक क्या है, वो कैलकुलेटेड है, उसके बाद की डिस्टेंस कैलकुलेटेड है क्या, नहीं। ठीक, तो क्या बोलेंगे कि जब हम इंफिनिटी डिस्टेंस रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, सॉरी जीरो है, और जब इंफिनिटी रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो दोनों क्या है, लॉन्ग रेंज फील्ड है, लॉन्ग रेंज फील्ड है। कोई डाउट, तो ये है इसके डिफरेंस और सिमिलर। ठीक, कुछ नोट करने लायक तो नहीं है, सिर्फ तुमको याद रखना है ना, कि सिमिलर पॉइंट क्या होंगे और सिमिलरिटी पॉइंट्स क्या है और डिफरेंस पॉइंट क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है अ वायर प्लेस अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक, कैरिंग अ करंट 8 एम्पियर, कितनी करंट है, 8 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस। वायर की टोटल लेंथ बोली क्या, नहीं, कह रहा हूं उसका एक छोटा सा पार्ट लो जिसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ऑफ द वायर एट पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक, एक छोटा सा पीस लो और उस पीस से 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट में एक पॉइंट मानो, वहां पर इस पीस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू होगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। बना लेते हैं डायरेक्शन, अब देखो ये हो गया अपना ईस्ट, ये हो गया अपना वेस्ट, इसको बोल देते हैं नॉर्थ और इसको बोल देते हैं साउथ। ठीक, अब देखो ध्यान से, करंट जो फ्लो कर रही है वो कहां से कहां फ्लो कर रही है, साउथ टू नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। अभी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोल दिया ओरिजिन,
और इसी पर हम क्या कर रहे हैं, वायर का छोटा सा पोर्शन मान रहे हैं विच इज DL, विच इज DL, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट में लिखना है, ये DL हो गया, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट ऊपर है तो DL की डायरेक्शन भी ऊपर, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ जो वायर लिया है इससे 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट, जब ये नॉर्थ ईस्ट लिखा हो ना इसका मतलब मिड में, बिल्कुल मिड में। अब इनका एंगल कितना है इनके बीच का, 90, तो मिड क्या आएगा 45, मिड क्या आएगा 45, मतलब यहां से 45 एंगल पे 200 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मान लिया, कितना है, कौन है बेटा, P। इस पॉइंट P पर जो 200 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर पर है, इस पॉइंट पर हमें इस छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, आया समझ में, ठीक है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच एंगल होगा 90, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 45, यानी करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर R के बीच का एंगल कितना है 45। बाय बायो-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं इसमें, देखो बेटा सबसे पहले dB तो ऐसे लिख दो, क्योंकि पोर्शन तुमने स्मॉल माना तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी, स्मॉल ही आएगी। पूरा वायर होता तो इंटीग्रेट करते, यही छोड़ना है मैं आंसर, ठीक है। अच्छा देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻⁷, पीछे बताएं अभी। करंट की वैल्यू कितनी है, तो भैया 8 एम्पियर है, ठीक। एलिमेंट, करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी मानी गई है बेटा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 0.01 इंटू साइन 45 1 अपॉन √2, और डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा R स्क्वायर, R कितना है, करंट एलिमेंट से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, डायरेक्टली लिख दिया हमने, है ये जो ये वैल्यू देख रहे हो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज नोन एज मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट K विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁷, ठीक। तो dB इक्वल टू, देखो यहां से इसको 4 से कट हुआ 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.02 इंटू 10⁻⁷, और ये 1 अपॉन √2 मतलब 1.414 लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं dB, पॉइंट को बेटा इधर ले जाए तो 2 इंटू 10⁻, देखो 2 डिजिट इधर लेगा तो 10⁻2 माइनस और हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी 10⁻⁹ इंटू 1 अपॉन 1.414, इसको बेटा जब डिवाइड करोगे ना तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁹, और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है टेस्ला, क्या होती है टेस्ला। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है, अब नोट कर लो क्या कह रहे हैं, एन एलिमेंट ऑफ DL वेक्टर डेल्टा L वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। अब ये आई कैप क्या बता रहा है, जो डेल्टा L की डायरेक्शन है वो किधर है एक्स एक्सिस, किधर है एक्स एक्सिस, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, देखो ओरिजिन पे रखा है, ये रहा DL, ये रहा DL, ठीक। ये जो है ना इतना, ये यहां से यहां तक ये क्या है डेल्टा L, इसकी डायरेक्शन किधर है एक्स एक्सिस पे, हम नहीं कह रहे कौन कह रहा है, देखो आई कैप लगा हुआ है, ठीक। एंड कैरीज अ करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर, और इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी है 2 एम्पियर की, कितनी है 2 एम्पियर की। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द y एक्सिस एट डिस्टेंस 1 मीटर, ये O पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, ड्यू टू द एलिमेंट डेल्टा x इक्वल टू 1। अच्छा देखो डेल्टा L जो है ना, जिसकी डायरेक्शन किधर है x डायरेक्शन में, वो किसके बराबर है डेल्टा x के, और कह रहा है डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर,
ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, डायरेक्शन भी बतानी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्या डायरेक्शन होगी। डीएल कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ लिया, ये तो बताओ एंगल कितना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब एक एक करके वैल्यू रखते हैं, dv इक्वल टू इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 इंटू करंट। देखो वायर में करंट की वैल्यू कितनी बोला है, 2 एम्पियर, यानी जो एलिमेंट है ना इससे करंट जो पास हो रही है कितनी है, 2 एम्पियर, तो 2, और dl कितना है, डेल्टा एल, डीएल क्या हुआ डेल्टा एल, और डेल्टा एल किसके बराबर, डेल्टा एक्स के, और ये किसके बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर तो 0.01 इंटू साइन थीटा। देखो डीएल ये है और पॉइंट पी जस्ट परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, तो ये आर हो गया और ये डीएल हो गया, एंगल कितना आएगा 90, तो साइन 90। भाई देखो ये डीएल है और ये क्या है आर, तो ये एंगल कितना होगा 90, ये एक्स और ये क्या है वाई, एक्स और वाई एक दूसरे पे कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, तो 90, और डिवाइड बाय डिस्टेंस वो कितना है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो dv इक्वल टू ये हो गया मल्टीप्लाई 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और साइन 90 की वैल्यू 1। पॉइंट को धर ले जाओ, पॉइंट को अगर 2 डिजिट इधर ले जाओगे तो मैग्नेटिक जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला। ये तो पढ़ा है ना साइंटिफिक नोटेशन में कि अगर पॉइंट को राइट साइड ले जाते हैं तो पावर माइनस में, और पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाए तो पावर प्लस में। ठीक, तो आंसर कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 टेस्ला। ठीक है, तो ये था स्टार्टिंग, इसमें हमने डिस्कस किया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट और बायो सेवर्ट लॉ, फिर बायो सेवर्ट और कूलॉम्स लॉ को कंपेयर किया और बायो सेवर्ट पर कुछ क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद हम बायो सेवर्ट लॉ पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जैसे वायर होगा, लूप होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अगले लेक्चर में। ओके, हाँ डायरेक्शन निकाल सकते हो। देखो ये क्या है आर, ये क्या है डीएल, तो डीएल के डायरेक्शन में फिंगर को रखो, इधर मूव कराना है आर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, तो इस पॉइंट पर कैसी होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, कोई डाउट नोट फटाक से।